बात कर रहे थे आपने नज़दीक। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस नाउ, अब बताओ हमें। सर क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास एक ओल्ड मेथड है, जो एट द एंड हम एक दफा जाके चेक करते थे। एक चेक पॉइंट रखा हुआ था हमने प्रोडक्ट के फंड देने पे, लेकिन अश्योरेंस हम स्टेप वाइज हर फेज में हर पॉइंट पे जो है वो उसके हर स्टेप पे उसको चेक पॉइंट रखे होते हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं ताकि एट द एंड जाके हमें कोई भी सरप्राइजेस ना मिले इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और ये हमारे पास। ओके, चलो आपसे रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप रोटी बनाती हो, ठीक है, आपकी जो दादी हैं फॉर एग्जांपल वो बैठ जाती हैं एट द एंड ऑफ द लास्ट सर जहाँ मैं पे रोटी होती है। बना रही थी। आप रोटी बनाती, चलो वेरी गुड, ये मुझे पता है ना, आपकी एग्जांपल्स यही आपको समझाती हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। चलो अगर आपकी दादी बैठी है बिल्कुल लास्ट पे जहाँ पे रोटी बन के आ गई है, और वो बैठ के देख रही है रोटी कोई जली तो नहीं है, कोई रोटी छोटी तो नहीं है, कोई रोटी बनी तो नहीं है। शी इज चेकिंग इट एट द लास्ट स्टेप। वो लास्ट में बैठी है, वो एक्सपर्ट है बहुत बड़ी, उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी रोटी बनाते हुए। वो रोटी नहीं बनाती लेकिन रोटी के एक्सपर्ट है, उनको पता है रोटी कौन सी सही है कौन सी नहीं है। उस स्टेप पे बैठ के वो चेक कर रही है लास्ट स्टेप पे पूरा जो प्रोसेस चल रहा है। तो दैट्स अ क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। इस घर में क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। अच्छा, व्हाट इज क्वालिटी अश्योरेंस? दादी ने कहा भाई मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, ठीक है, मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो एक काम करो, जब तुम आटा निकालती हो, जो इसका सादा आटा होता है, ठीक है, उस स्टेज पे एक बंदी तुम्हारे साथ होगी, वो चेक करेगी तुमने कितना आटा निकाला है। हमने एसओपी में लिख दिया है कि एक बाउल या एक जो है वो फॉर एग्जांपल 10 mg का आटे का हमारा एक बाउल, हमने कहा ये पूरा फिल होगा। फिर दूसरे स्टेप पे एक और बंदा है, वो चेक कर रहा है कि इसको जब आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई डेविएशन है नहीं है। फिर तीसरे स्टेप पे जब आप इसको रोटी को पूरे अच्छी तरह से साइज में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लैट कर रहे हो, तो उसमें एक और बंदा बैठा हुआ है, वो चेक कर रहा है। चौथे स्टेप पे जब वो भी आग के अंदर गई नहीं है उससे पहले भी चेक हो रहा है। पांचवे पे जब आग पे गई है उसके बाद छठे पे, हर स्टेप पे चेक हो रहा है। देखो, तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपकी अगर गलती किसी ने आटे के एंड पे पकड़ ली तो वहीं पे करेक्ट हो जाएगी। अगर रोटी बन गई, आपकी जो पेड़ा होता है वो बन गया, ठीक है, उसमें गलती हो गई तो आपने वहीं पे पकड़ लिया, उसको रीडू करवा दिया, रीडू करवा दिया। बिल्कुल दिस इज अ बेसिक एग्जांपल, ठीक है, जो आपके घर में क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म है आपने वो लगाया हुआ है। तो आप कहते हो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रही, हमारे घर में क्वालिटी एश्योरेंस हो रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रोटी गलत बन जाए हमारी, ठीक है। आई वॉज वर्किंग फॉर इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, तो वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी कंपनीज में ये होता है कि उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? अब बिस्किट हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट था हमारा, मेक सुपर बिस्किट, तो उसका जो बेल्ट था उस पर ये चल रहा है। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है, लाइन बेल्ट कहते हैं इसमें, यहाँ पे वो फ्लोर डाला हमने, उसको चेक किया क्वालिटी वाले ने। फिर उसके बाद उसमें शुगर डली। फिर उसके बाद तीसरे बेल्ट पे आ गया। अब ये बेल्ट पे चल ही रहा है, ठीक है, ये बेल्ट पूरा चल रहा है। बेल्ट का मतलब होता है यहाँ पे ये चीज़ें डली हैं, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी। हर स्टेप पे क्वालिटी चेक हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उसका शेप सही नहीं आता, या उसकी सही तरह उस लेवल की वॉल्यूम नहीं बन रही है, तो उसको निकाल लेते थे, कहते दोबारा उसको भेजो इधर बेल्ट पे, ताकि ये दोबारा सही होके आए। ठीक है, अभी बेकिंग नहीं हुई है उसकी, बेकिंग से पहले का मामला है। बेकिंग हो गई, फिर मामला ख़राब हो जाता था। बेकिंग से पहले आप उसको फ्लोर को, आटे को, चीनी को, जो भी मसले हैं, वो दोबारा से भेज दो दोबारा लाइन में, ठीक है, ताकि वो सही होके आ जाए। इसकी रीजंस क्या थे? रीज़न इज़ दैट कि व्हेन यू डू इट द फर्स्ट टाइम ना, जब आप पहले स्टेप पे रोक लेते हो बेल्ट पे या प्रोसेसेस को, क्वालिटी एश्योरेंस का फ़ायदा ही होता है कि अगर आपने वहाँ पर चेक कर लिया तो जो आपके आगे के प्रोसेस हैं उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आगे उसने चलना था, उसका बेकिंग करनी है मुझे बिस्किट्स की, तो अगर मैंने यहीं पे रोक लिया इसको इंग्रेडिएंट्स वाले पार्ट पे कि इसमें रॉ मटेरियल कम है, या मैंने कहा ड्राई फ्रूट कम लगे हुए हैं इसमें, क्वांटिटी नहीं लगी है, बिल्कुल पेस्टिंग नहीं सही तरह हुई है, तो मैंने कहा दोबारा इसको भेजो लाइन पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ चेक करता, यहाँ पर तो मुझे पता है कि उसी का बंदा बैठा हुआ है, वो चेक कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है, यहाँ तक कि पैकेजिंग भी चेक हो रही है, सब कुछ चेक हो रहा है, ठीक है। इधर क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट बन चुकी है, अभी बिस्किट बन चुका है, अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। या तो मुझे इसको किसी को लो कॉस्ट पे फेंकने पड़ेंगे, या आई कैन मेक आउट अ वेरी सिंपल कॉस्ट। मैंने कहा इसको
2 रुपये पर कॉस्ट पे बेच दो ताकि कोई रॉ मटेरियल लगा वही वसूल हो जाए। कुछ केसेस में वो भी नहीं होता था। तो दैट्स अ वैल्यू फॉर यू, ठीक है। जो आपकी वैल्यू जहाँ से गई है वो आपकी कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, या आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी कि भाई ये खर्चा हो गया, इतना हमने डिफेक्टेड प्रोडक्ट बनाया है, और डिफेक्ट्स आ गए इस प्रोडक्ट में जिसकी वजह से कॉस्ट में मसले आ रहे हैं। तो इसीलिए क्वालिटी का फ़ायदा होता है कि डिफेक्ट्स आपके कम से कम होते हैं और लॉसेस आपके कम से कम होते हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यहाँ तक एक वक्त आता है कि आप इसको डिफेक्ट्स को कम करते 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 1 मिलियन में से सिर्फ 6 डिफेक्ट्स करते हो। मतलब 10 लाख अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और सिर्फ आपके सिर्फ डिफेक्ट्स हो रहे हैं कितने, 3 डिफेक्ट्स, +-3। इसको अपनी जबान में हम कहते हैं 6 सिग्मा प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, 6 सिग्मा प्रोडक्शन। क्या आपकी 10 लाख प्रोडक्शन आपने लगाई है, उसमें सिर्फ प्लस या -3, दिस इज द डिफेक्ट्स, बाकी सारी सही तरह प्रोडक्शन हो रही है। वो इतनी सही कैसे हो गई, वो इसलिए इस तरह सही हो गई कि आपने क्वालिटी एश्योरेंस लगाया हुआ है वहाँ पे। हर स्टेप पे आप चेक कर रहे हो चीज़ों को। तो मजाल है कोई चीज़ गलत हो जाए, ऊपर से नीचे तक हर जगह चेक हो रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ गलत हो जाए, ठीक है। किसी को कोई सवाल यहाँ तक तो, वरना हम आगे चलें। चलें आगे, मूव फॉरवर्ड। मॉडर्न डे क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, उन्होंने इसको और मज़ीद इनको वो कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मॉडर्न डे क्वालिटी मैनेजमेंट जो आजकल जो हो रही है उसमें क्या हो रहा है, यूनिट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो चीज़ बनाई है अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पूरा प्रोजेक्ट घर का बना लिया, बेस्ट क्वालिटी टाइल्स लगाई, बेस्ट क्वालिटी इसमें फर्नीचर डाला, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी, कस्टमर ने कहा नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस आप किस तरह लिखते हो, यू रजिस्टर कस्टमर्स नीड्स या डिमांड्स आप पहले लिख लेते हो कि भाई चाहिए क्या आपको। अगर वो चीज़ आपसे जो मांग रहे हैं आप वो नहीं बना रहे, तो आप बहुत अच्छी चीज़ें बना लो, बस उसका काम मसला हल नहीं हो रहा, तो दैट्स नॉट फॉर नॉट एनी गुड। ईआरपी में मैंने कहा मुझे ये चाहिए कि मुझे क्रिस्टल रिपोर्ट चाहिए जो मुझे पता चले कि मेरे कितने सप्लायर्स की पेंडिंग है पेमेंट्स, कितना मेरा रिजेक्शंस है, कितनी रिप्लेसमेंट्स हैं, कितनी मेरी पेंडिंग पेमेंट्स है, कितने मेरे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, कितने शॉर्ट क्लोजिंग है, ये सब मुझे डिटेल्स चाहिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स में। अगर वो सिस्टम नहीं दे सकता तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। चाहे वो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी कोडिंग हुई हुई है, बट मेरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अगेन, अच्छा, इसमें प्रेफर प्रिवेंशन ऑन टू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो आपकी दादी करी लास्ट में, उससे बेहतर है प्रिवेंशन करो, हर स्टेप पे चेक करते रहो। रिकग्नाइज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। इसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। आपने सुना होगा कुछ कंपनीज है उनमें क्वालिटी का नाम, इट्स ए ब्रांड ऑफ क्वालिटी, ठीक है, नेम ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। फलां स्टील इट्स ए नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट टॉप लीडरशिप शुरू से कह रही है कि भाई क्वालिटी से कम हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वी नीड अ क्वालिटी प्रोडक्ट। मैरियट टाउन ने घर बनाया, लोगों ने कहा भाई ये तो ज़बरदस्त घर होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। किसी के दिमाग में कोई सवाल प्लीज़ पूछ ले। अब देखो क्वालिटी पे जिन लोगों ने काम किया है, इफ यू टॉक ऑफ देम, तो दे मोस्ट ऑफ देम आर लाइक वेरी फेमस पीपल। जैपनीज इसमें सारा, हमारे सारे लीडिंग पर है, ठीक है। डीमेंग वॉज फेमस फॉर हिज वर्क इन रीबिल्डिंग जापान and his 14 points. Juran was the quality, wrote the quality control handbook and 10 steps to quality improvement. ये quality improvement पर इसकी किताब है. He is very famous. Crosby wrote quality is free and suggested that organizations strive for zero defects. Zero defects का concept जो था ये इसका था, क्रॉसबाय का, कि कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारा जापानीज आता है। शिकागो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स ने कहा बैठाओ लोगों को, बातें करते हैं आपस में, बातों का सर्कल होता है, क्वालिटी सर्कल बनाओ। हर सेक्शन में बंदा हो, उसके अंदर दूसरे सेक्शन में बंदे आपस में बैठे, दे टॉक अबाउट क्वालिटी। और फिश बोन डायग्राम इसने बताई थी किस तरह यूज़ करेंगे।
Taguchi developed methods for optimizing the process of engineering experimentation. उसने कहा प्रोटोटाइप बनाओ, engineering experimentation करो, ठीक है। of of Feigenbaum developed the concept of total quality control। TQC इसका concept है, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी ने और उसको पढ़ना हो तो यू कैन डू इट। हम आगे चल रहे हैं। फिश बोन, जिसको बनाया है, शिकागो डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। इट्स अ फेमस फॉर दिस फिश बोन डायग्राम। इसमें क्या होता है फिश बोन डायग्राम में? हैव यू सीन दिस बिफोर? किसी ने देखी है इस तरह की फिश बोन डायग्राम पहले? सर इसमें बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट्स की बात करते हैं ना, रिस्क एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें शाबाश फिश बोन शाबाश, डायग्राम में। बिल्कुल ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें लिखा हुआ है कि यूजर डिड नॉट रीसेट पासवर्ड, यूजर डिड नॉट चेक बॉक्स टू सेव पासवर्ड। अभी लॉगिन के मसले आ रहे थे, यूजर्स कीप फॉरगेटिंग पासवर्ड। तो ये सारे लॉगिन के मसले हैं। ट्रेनिंग कराओ तो सही हो जाएगा मसला, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मसला, अगेन यूजर हार्डवेयर का मसला क्या आ रहा है? प्रोसेसर टू स्लो, नॉट इनफ मेमोरी, नॉट इनफ हार्ड डिस्क स्टोरेज। तो दीज आर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये फिश बोन डायग्राम से नज़र आ रहा है कि देयर कुड बी कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये क्वालिटी के अंदर टूल्स यूज़ होते हैं जस्ट टू इंश्योर कि आपकी प्रोसेसेस में और प्रोजेक्ट्स में अगर कोई लैग्स हैं तो उसको आप कवर करते हो थ्रू दिस क्वालिटी टूल। फिर मैल्कम बेलरिज अवार्ड क्या है? ये उन लोगों को मिलता है, ठीक है, जिनके पास यूनाइटेड 87 स्टार्ट किया था, ठीक है। जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की चीज़ें बना रहे हैं। वर्ल्ड क्लास का मतलब है जो आईएसओ का सर्टिफिकेशन उनके पास है और उसमें कोई रेड नहीं है, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। तो अगर आपका आईएसओ स्टैंडर्ड है और अगर आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा चल रहा है, कोई आपकी रेड नहीं बनती, कोई ग्रे एरिया नहीं है, यू आर वेरी मच फॉलोइंग योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो कुछ सालों में आपको, बल्कि कुछ इयर्स में आपको मेलकम ब्रिज बेलग्रीज अवार्ड मिल जाता है कि यू आर क्वालिफाइड टू गेट दिस अवार्ड। व्हाट इज क्वालिटी प्लानिंग? It is important to design in quality and communicate important factors that directly contribute to meeting the customer's requirement, ठीक है। क्वालिटी प्लानिंग मैंने बताया शीट में बैठ के जो कर रहे थे, किस कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू हेल्प आइडेंटिफाई विच वेरिएबल हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ओवरऑल आउटकम ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस के अंदर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है। अगर वो वेरी हो गए तो पूरा प्रोजेक्ट वेरी हो सकता है, पूरा प्रोसेस वेरी हो सकता है। तो यू कीप अ मॉनिटरिंग ऑन दोज फैक्टर्स। मैनी स्कोप एस्पेक्ट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स अफेक्ट क्वालिटी लाइक। अच्छा, आपकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आपके आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं या नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें हम चीज़ें जो देखते हो क्या है? फंक्शनैलिटी, कोई चीज़ चल भी रही है या नहीं चल रही है, फीचर्स क्या है उसके, आउटपुट क्या है, सिस्टम आउट परफॉर्मेंस क्या है उसकी, reliability है या नहीं है, maintainability है या नहीं। These are things that you look at when you basically talk about quality in terms of projects and specifically IT projects। क्वालिटी एश्योरेंस हमने बात की है, इस पे कोई अगर मुझे हेल्प कर सके तो बता दे। ये सामने लिखा भी है, से पीछे बात करते हुए हैं, ताकि जो लोग अभी हैं उनको पता चल जाए। What is quality assurance? Quality assurance includes all the activities related to satisfying the relevant quality standard। अभी बात की ना हमने स्टैंडर्ड्स फॉर अ प्रोजेक्ट, जो आपने लिखे हुए स्टैंडर्ड्स हैं उस पर आपने फॉलो करना है। हर जगह एक एसओपी बनी है हर सेक्शन में, ठीक है। वो हर सेक्शन में जो एसओपी बनी है वो एक्चुअली क्या है? वो क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म है जो अश्योर कर रही है कि आपकी क्वालिटी प्रॉपरली मॉनिटर और कंट्रोल हो रही है, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट पे हर स्टेप पे जहाँ जहाँ हमारे मेन माइलस्टोन्स हैं, हमने वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म रन किया हुआ है ताकि प्रोजेक्ट का थ्रू आउट एक चेक एंड बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या किया है शुरू से क्वालिटी एश्योरेंस में, जो साइट विजिटिंग टीम है उसमें आपने सॉइल टेस्टिंग डाली हुई है, ये सॉइल टेस्ट होगी पहले। फिर आपने दूसरा ग्रे स्ट्रक्चर है उसका आपने डाला हुआ है कि ठीक है इसके इतना इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इतनी ग्रेडियंट्स वैल्यूज होनी चाहिए, तब जाके वो हम उसको कहते हैं कि भाई ये आगे जाने के काबिल है प्रोजेक्ट, इसको पेंट करना चाहिए, वरना नहीं हम उसको दोबारा भी वांट टू रीडू इट।
फिर उसके बाद आगे पेंट होता है, अगर फिनिशिंग होती है, तो हर स्टेप पे आप चेक करें। पेंट में आपने देखा कि भाई इसकी जो पेंट की कोटिंग है उसके अंदर इतने इतने डॉट्स हैं, पर मिलीमीटर इतने डॉट्स होने चाहिए, इसमें कम है ज़्यादा है, तो ये अश्योर है, ठीक है। फिर आप चलोगे आगे। जब इस तरह की मैकेनिज्म से कोई प्रोजेक्ट गुजरेगा तो ऑब्वियसली जो चीज़ बनेगी वो प्रॉपरली क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस के थ्रू बनी है, और देर लेस चांसेस कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। बिलीव मी, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस होता है, रिजेक्शन का चांस खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये होता है, लोगों को जो फेस होता था कि प्रोजेक्ट्स वर बेसिकली रिजेक्टेड एंड प्रोजेक्ट फेलियर वाज वेरी कॉमन। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो डेफिनेटली इंश्योर करता है कि हर स्टेप पे जब एक चीज़ फॉलो हो रही है तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि जो आखिर में चीज़ बन रही है वो कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाज अ गार्ड अगेंस्ट कि रिजेक्शन नहीं होती है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यू फॉलो इट रिगरसली। Another goal of quality assurance is to continuously improve quality, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हर स्टेप पे क्वालिटी इंप्रूव होती है। पहले स्टेप से चले थे आप, हर जगह क्वालिटी कंट्रोल लगा, क्वालिटी एश्योरेंस लगा हुआ है, तो देखते जाते हो कि हर स्टेप से क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। और अपने स्टेप पे भी अगर पहले क्वालिटी का बेंचमार्क यहाँ पे कुछ और, तो आप देखोगे बेंचमार्क ऊपर हो जाता है। यू रेज द बार। इसीलिए जो हज़ारों साल या 100 साल प्रोडक्ट्स पुरानी है, या 300 साल पुरानी कंपनीज है, उनका क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है, कि उन्होंने अपना रेस द बार करते हैं इसको, कि उनको इतना अच्छा बनाना आ गया, नाउ दे आर द एक्सपर्ट ऑफ इट, और उसको कहते हैं भाई ये हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। मैच मार्किंग कैन बी यूज टू जनरेट आइडियाज फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। मैच मार्किंग क्या होता है? जैसे मैंने पेंट में बताया, आपने कहा एक बॉक्स ले लेंगे हम, इसके अंदर हम 10 मीटर का बॉक्स होगा, डॉट्स काउंट कर लेंगे। अगर 20 डॉट्स होंगे तो इसका मतलब है एक पास है, नहीं होगा तो भी कैन नॉट पास है। या पील स्ट्रेंथ कर लेंगे, इसको हम देखेंगे उखाड़ के, इफ़ दैट कैन पील ऑफ, तो वो फिर हम देख लेंगे कि पेंट सही हुआ है नहीं हुआ। ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क हुए हैं। हर इंडस्ट्री के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। लाइक आपकी जो एविएशन इंडस्ट्रीज का अपना स्टैंडर्ड होगा, मिलिट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, मिल स्पेक्स कहते हैं। मिल स्पेक्स होते हैं क्वालिटी के, कि मिल स्पेक्स क्या कहते हैं, किस तरह पेंट होना चाहिए जहाज में, वो आप चेक करोगे, ठीक है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड है, कोई और स्टैंडर्ड है, व्हाट स्टैंडर्ड यू फॉलो। तो बेंच मार्किंग कैन बी यूज टू जनरेट आइडिया फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑडिट से। मैंने बताया हर साल ऑडिट टीम आती है, वो चेक करती है कि आपके पास ऑडिट का क्या हाल है, आपकी क्वालिटी क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर कोई नहीं फॉलो करता, क्वालिटी का पॉइंट बन जाएगा। जैसे मैंने बताया था, प्रोक्योरमेंट कर रहे हो आप, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, और एलपी को या आपके प्रोविजनिंग को या फिर आपके जो सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स के लोग हैं उनको आपने बाईपास करा हुआ है, उनका कोई जिक्र नहीं, आप खुद ही लाते हो, खुद ही पेमेंट करते हो सप्लायर को, डायरेक्ट हो गए यूज़र, यूज़र हिमसेल्फ इज द बायर। तो ये तो सबसे बड़ा वायलेशन है। ऑडिट वाला टीम आएगी, वो कहेगी भाई ये कौन करता है, आपको मैं करता हूँ, कहेगा ऑडिट ऑब्जेक्शन है, ये सबसे बड़ा। तो क्वालिटी का भी ऑडिट होता है, एंड दे बेसिकली हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग लेसन लर्न एंड कैन improve परफॉर्मेंस ऑन करंट और फ्यूचर प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन एनीबडीज माइंड, कोई सवाल किसी के दिमाग में? शाह साहब आप आए अभी लेट, आपको आवाज़ आ रही है, समझ आ रहा है हमारी बातों से, कुछ इत्तेफाक करते हैं आप? शाह, कैन यू हियर मी? हाल शाह साहब ने भी जो है ना, मैं बस कहा कि लॉग इन कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा फोकस है। अदील, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। बेंच मार्किंग क्या होती है? सर बेंचमार्क बेसिकली किसी एक चीज को हम एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड बना सकते हैं और फिर उसको रेफरेंस रखते हुए बाकी सारे काम करें। आगे के सारे काम उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। आपने बेंचमार्क बना लिया कि भाई हमारी अगर डी पेंट शॉप है और उसमें हमने जहाज़ का पेंट उतारना है, तो हमने उसमें MEK लगाया, थिनर लगाया, और जहाज़ का फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का टाइम है, और उसमें अगर 30 मिनट्स में सारा जहाज़ का पेंट पील ऑफ हो गया है, तो दैट्स अ गुड स्टैंडर्ड। अगर उसके अंदर 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है,
तो मतलब आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो आप अप्लाई कर रहे हो केमिकल, वो सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आपने बेंचमार्क इसको किया, टाइम को भी कर सकते हो, किसी क्वालिटेटिव को भी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हो। यू कैन बेंचमार्क बोथ द एस्पेक्ट्स। क्वालिटी ऑडिट्स क्या होते हैं, अली हसन? ऑडिट्स मतलब कि जो भी आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया। व्हाट आर क्वालिटी ऑडिट्स? अली, कैन यू हियर अस? सर मैं ये बता रहा था कि क्वालिटी ऑडिट्स का मतलब यही होता है कि हमने जो भी प्रोसीजर लिखा मुस्तफा है। साहब, आप बताएं क्या होता है क्वालिटी ऑडिट? व्हाट इज द क्वालिटी ऑडिट? अली हसन बता रहे सर, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। चलो आप सर बता दें। क्वालिटी ऑडिट, सर क्वालिटी ऑडिट ये है कि सर जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसके लेसन्स लर्न के हम इसको मजीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसकी उस अपने प्रोसीजर को ऑडिट करते हैं विद बेंचमार्क। क्वालिटी ऑडिट इस तरह नहीं होता। क्वालिटी ऑडिट एक प्रॉपर टीम आती है, मैंने आपको बताया ना। और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल आपने टीम वैसी रखी हुई है, जो आपकी क्वालिटी का डायरेक्टर होता है उसके अंडर चल रही होती है। वो आपकी क्यूसी की टीम है या क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, दोनों हो सकती है। वो क्वालिटी ऑडिट्स करते हैं। आपने इंटरनली को टीम बना ली, आपने कहा दो चीज फिर इंजीनियर डाल दो, एक लॉग का डाल दो, एक एडमिन का डाल दो बंदा, 20 बंदों की टीम बनाओ, उनको कहो क्वालिटी ऑडिट कैरी करो। ये इंटरनल ऑडिट हो गया। ये ऑडिट कब करवाते हैं हम? जब एक्सटर्नल टीम आने से पहले, ताकि एक्सटर्नल टीम आके कोई मसला निकाले, आप पहले से बता दो अरे ये मसले चल रहे हैं यहाँ पे, एंड वी कैन रेक्टिफाई दोज। ठीक है। और क्वालिटी ऑडिट एक्सटर्नल टीम जब करती है, कोई बाहर से कोई आ रहा है बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं है, उसका काम ही ऑडिट करना है, तो आके सबसे पहले आपकी एसओपी खोलेगा, वो कहेगा यार एसओपी में क्या लिखा है। वो चेक करेगा, पूछेगा क्या ये आप ये फॉलो करते हो। आप जैसे ही कहोगे नहीं करते हो, पॉइंट बना लेगा कि यार यहाँ पे एसओपी की वायलेशन है। ठीक है, क्लियर अबाउट इट? किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में, क्वालिटी ऑडिट के बारे में? जुपाश, आर यू क्लियर अबाउट इट? यस सर। क्या होता है क्वालिटी ऑडिट? बताओ। सर क्वालिटी ऑडिट जैसे भी आपने बताया, बेसिकली हम टीम्स बनाते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। पहले इंटरनल में हमने कुछ अपने लोग रख दिए हैं, कोई लॉ का कोई अलग फर्म का, तो वो फिर मिल के चेक करते हैं फर्म का प्रॉपर नहीं, प्रोसेसेस को डिपार्टमेंट्स हमारे का, पास। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिपार्टमेंट्स का। हाँ जी, डिफरेंट सेक्शंस डिपार्टमेंट्स के का। लोग हम अलग से निकाल लेते हैं उसी फैक्ट्री में से, उसी ऑर्गेनाइजेशन में से। और अलग ऑर्गेनाइजेशन में से जी। उसी टीम, उसी प्रोजेक्ट टीम में से डिफरेंट उसमें से टास्क पे जो लोग लगे हैं, उनमें से टीम बना देते हैं, उसको इंटरनल टीम कहते हैं। ठीक है, जी आगे बताओ। सर, वो फिर कैरी आउट करते हैं सारा प्रोसेस, ताकि एक्सटर्नल क्या की टीम प्रोसेस जब है, आए तो क्या उससे। कैरी आउट क्या करते हैं, वो क्या चेक करते हैं? तो वो परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना हमारे सारे जो भी हम कर रहे हैं प्रोडक्शन वो में, ये जो चेक अ, करते हैं कि आपने जो एसओपी में लिखा है, क्या आप उससे वो डेविएट कर फॉलो रहे हैं हो या रहा नहीं, है कि नहीं हो फॉलो रहा। हो रहा है नहीं, बस वो ये चेक करते हैं। जो आपने जी प्रोसेसेस लिखे हैं, जो आपने प्रोसीजर्स लिखे हैं, जो आपने स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, क्या आप उसको फॉलो करते हो या नहीं। नहीं करते तो वो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है। मेन आउटपुट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर एक्सेप्टेंस डिसीजन। मैंने कहा प्रोजेक्ट आराम से एक्सेप्ट हो जाता है अगर उसमें क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म लगा हुआ है। रीवर्क कम से कम करना पड़ता है। प्रोसेस एडजस्टमेंट ऐसी बातें बिल्कुल ही लो हो जाती हैं, क्योंकि आपने क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म लगाया हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल के चार मैकेनिज्म्स हैं। नॉर्मली जो पुराने ज़माने का टूल है, सबसे पहले क्या था, जैसे आप अगर जुपाश कोई हमारे लिए बिरयानी बनाती है, देग बनाती है, ठीक है, जुपाश खाना बनाती हो आप? मुस्तफ़ा ने भी मेरे ख्याल है कभी कहा था कुकिंग करते हैं वो। कुकिंग मेरे ख्याल है काफ़ी लोग करते हैं। कौन कौन कुकिंग करते हैं इधर? नहीं सर, मैं नहीं करती। चलो भाई, ये तो मैंने एग्जाम्पल ही गलत दे दी, इसका मतलब है। चलो फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो जुपाश कुकिंग करती है, सपोज कर लो, फीमेल हमारे पास एक ही, तो हम इसलिए एग्जाम्पल फीमेल का है। बिरयानी बनाई है जुपाश ने, ठीक है, ये पूरी देग है, कि बहुत बड़ी देग है, इसमें हमने बहुत सारे चावल डाले हुए हैं और मसाला है, सब कुछ है, ठीक है। अब वी नीड टू टेस्ट कि यार ये चावल अभी तैयार हो गए या नहीं। नीचे हमने इसके आग लगाई है ताकि देग बन जाए।
तो मैंने कहा यार जब ये काम हो जाएगा ना ख़त्म, तैयार हो जाएगी देख, आग बंद कर देनी और तैयार हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? पूरी देर को कैसे चेक करता हूँ कि चावल तैयार है या नहीं है? सुभाष बताओ, क्या चेक करता हूँ मैं? अगर इसमें अगर 50,000 चावल के दाने हैं, तो क्या सब दानों को चेक करता हूँ मैं, या फिर मैं एक चम्मच लेता हूँ, कुछ दाने इसमें आते हैं, चेक कर लेता हूँ उनको? ये सर आप स्पून में ऊपर से थोड़े से चावल लेके उसको शाबाश, चेक ये कर तो लें तुम कि आते हो, वो तुमने बताया नहीं उबल हमें चुके इसको। हैं कि नहीं। एग्जैक्टली, नहीं तो मतलब भाई आते हैं लेकिन मैं करती नहीं सर। हमने कब काम करते हैं भाई? हम तो ये कह रहे हैं आपको आता है। आता तो हमको भी है, ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, ये भी अलग बात है। इसको कहते हैं सैम्पलिंग। कि आपने 5 चावल उठा लिए इसमें से और उनको चेक किया, और उस पर जज कर लिया कि भाई जब 5 चावल इसमें सही है ना, इसका मतलब बाकी सब भी ठीक है। तो इसको वी कॉल इट स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये क्वालिटी कंट्रोल का टूल है। ठीक है, अगर 5 सही है, 10 सही है, आप सब चीज़ चेक करने का टाइम नहीं है ना इतना, तो कुछ सैंपल्स के कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ स्टैंडर्ड्स आप उठा लो, उनको चेक कर लो। अब दैट इज गुड, तो आप कहते हो ठीक है, बाकी भी ठीक ही होंगे। ठीक है। परेटो एनालिसिस क्या होता है, ये देखते हैं हम आगे चल के, और बाकी को भी देखते हैं आगे, इन सब का जिक्र और भी डिटेल में आएगा आगे। व्हाट इज परेटो एनालिसिस? अगर कहते हैं कि 80% ऑफ द क्लास समझ रही है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि बाकी 20 को भी आ रहा होगा। अगर बाकी 20 को नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है कोई मसला नहीं है, 80 को तो आ रहा है ना। दुनिया में 80-20 रूल चलता है। ठीक है, कि 80% लोग अगर किसी चीज़ के बारे में ठीक है, तो बाकी 20 का कोई मसला नहीं है। बाकी 20 का मतलब है कुछ जिन्हें मसले खुद हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम वाइटल प्रोसेसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये प्रोसेस वो हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इनमें गड़बड़ हो गई ना, तो बाकी में गड़बड़ पूरे प्रोजेक्ट पे आ जाएगी। इस पे सही हो गया काम, तो प्रोजेक्ट पूरा सही हो जाएगा। वो 80% प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स कौन से, ये आपको पता होने चाहिए, वाइटल प्रोग्राम्स, वाइटल प्रोसेसेस। ठीक है, ये Pareto एनालिसिस कहते हैं, इन पर नजर जरूर रखो। Pareto analysis involves identifying vital few contributors that account for the most of the quality problems in a system. ज़्यादातर प्रॉब्लम क्वालिटी की रिपोर्ट्स में कौन से आते हैं? आपका फॉर एग्जांपल स्क्रू नहीं लगे हुए जहाज़ के, टाइट नहीं हुए सही तरह। ठीक है। और आपने अगर कोई हार्नेस का काम किया है, इलेक्ट्रिशियन की है, तो उसमें आपने उसकी प्रॉपर कैरी नहीं की, उसकी मास्किंग। ठीक है। तो ये सारे सुपरवाइजरी रोल्स हैं। हमने कहा इस सबको कौन कवर करेगा? दीज आर सुपरवाइजरी टास्क। तो हमने कहा सुपरवाइजर लगा दो, कोई जेसीबी लगा दो उसके ऊपर, वो सारे इन चीज़ों को देख लेगा। तो 80% आपके मसले हल हो गए सुपरवाइजरी रोल की वजह से। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका नतीजा ये निकाला, हो सकता है कुछ और भी हो। ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके 80% चीज़ें वो हैं जिन पर आपने नज़र रखनी है, और आपको उनको सही कर लोगे तो बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ग्राफ में, तो ये परेटो एनालिसिस समझ में आ जाएगा। देखो, ये किस चीज़ का परेटो एनालिसिस किया उन्होंने? नंबर ऑफ कंप्लेंट दिस वीक, इस वीक कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास। ज़्यादातर किस चीज़ की कंप्लेन है? देखो, लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, आईटी से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा किसी ने, उससे प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन के मसले हैं, ज़्यादातर ज़्यादातर लॉगिन के मसले हैं। मतलब अगर आपका लॉगिन का मसला हल हो जाए, तो आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। ठीक है, 80% लोगों की इसी के अंदर प्रॉब्लम है। बाकी लोगों का क्या मसला है? सिस्टम लॉकअप हो जाता है इनका, बहुत सिस्टम स्लो है। ठीक है। रिपोर्ट्स पे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, 80% लोगों को नहीं, 10% लोगों का मसला है। तो अगर आप लॉगिन का मसला हल कर दो, तो बाकी लोग आपसे खुश हो जाएंगे, अक्सर लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया पॉजिटिव एनालिसिस सबके? एवरीबडी क्लियर अबाउट पॉजिटिव एनालिसिस? यस सर। यस सर। वेरी गुड। इसके बाद वो चावल वाली मिसाल थी, वो यही मिसाल है कि आप सैम्पलिंग कर लो। ठीक है, सैंपल का साइज़ निकाल लो कि कितना सैंपल हमें निकालना है। साइज ऑफ द सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसका मिसाल यही है कि अगर आपका साइज़ बहुत छोटा है सैंपल का, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन मतलब जिन पर आप रिसर्च कर रहे हो, जो आप जिसके बारे में आप जजमेंट करने लगे हो, तो सैंपल शुड बी टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि 5 लाख लोग अगर हैं, तो अगर आप उनको जज करने बैठे हो, तो उनमें अगर डेमोग्राफिक कोई मसले, इकोनॉमिकल मसले, कोई भी क्लास में आप उनको डिवाइड करते हो,
तो हर किस्म की क्लास की, हर डेमोग्राफी कोई कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर इस पूरी सोसाइटी को मैं डिवाइड करूँ तो मैंने 5 उस पर डिवाइड किया हुआ है डेमोग्राफी में। कोई हाई अर्नर्स है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास, कोई पुअर क्लास है। तो हर जगह का मैं बंदा एक बिठा देता हूँ और 5 बंदों को इंटरव्यू करता हूँ और पांचों रिप्रेजेंट करें। एक बंदा लोअर मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, एक रिच है। इन पांचों को बिठा के मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है टू ऑफ द होल सोसाइटी। ठीक है, या पांचों के पांचों में पांचों रिच मैन बुला लूँ और पूछूं भाई महंगाई हुई है, वो कहेंगे नहीं हुई है। आप कहोगे देखो सब कह रहे हैं महंगाई हुई नहीं है, मैंने रिसर्च की है, मैंने रिसर्च की, उसमें नज़र आ रहा है लोग कह रहे हैं महंगाई तो हुई नहीं है, ऐसे ही लोग कह रहे हैं महंगाई हो रही है। ठीक है, तो आप कहोगे भाई किस पे रिसर्च किया आपने? सोसाइटी के लोग जो थे वो चार तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे यहाँ पे आपके रिसर्च में। सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई चीज़ चेक करनी है तो यू हैव टू चूज दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें आपने इंस्पेक्शन करनी है, ये जो इंटरेस्ट को इंस्पेक्शन है। ठीक है, जहाज़ की अगर मैंने टायर्स की इंस्पेक्शन करनी है तो मैंने प्रॉपरली जाके उसको इंस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जाके एक तरफ देख के आ जाऊँ, मैं कहूँ ठीक है मैंने सारे जहाज़ ठीक है। एक जहाज़ को देखना तो उसका एक टायर भी नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो सैम्पलिंग हैज़ अ करेक्ट एंड ट्रू पिक्चर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे कितना सैंपल का साइज होना चाहिए। ये ग्राफ आइडिया लोगों ने बनाया है। ठीक है, अगर किसी के बारे में मैं 95% जज करना चाहता हूँ बिल्कुल सही तरह, तो उसके लिए मैं कितना सैंपल दूंगा? व्हाट इज द सैंपल साइज? 95 का मतलब होता है 1.96। ये क्रिटिकल फैक्टर मैं आपको दूंगा, या आपको पता होना चाहिए। 85% का फैक्टर होता है 1.64। ये टेबल्स है सारे, और ये 1.28 का टेबल होता है। 0.25 आपका फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1.96 को, ये फैक्टर ये है। और 100 में से 95 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 5 बचेगा। 5 का मतलब 0.05 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर कर लो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू द स्टैंडर्ड सैंपल साइज, कि कितना सैंपल का साइज होना चाहिए अगर मैं 94% या 95% श्योर होना चाहता हूँ किसी बारे में। मतलब अगर मैं 384 का सैंपल साइज लेता हूँ तो आई वुड बी 95% श्योर अबाउट दैट कि यार ये चीज़ ठीक है। 95% अगर रिजल्ट आता है तो मेरा सैंपल साइज बिल्कुल ठीक है। इससे छोटा होगा सैंपल साइज तो आई विल नॉट बी 95% श्योर। देखो 68 का सैंपल साइज है तो आई कैन ओनली बी 90% श्योर अबाउट द रिजल्ट्स। सिर्फ अगर मैं 10 चीज़ें देख के आता हूँ और मैं रिजल्ट निकाल लेता हूँ तो मेरा रिजल्ट 80% एक्यूरेट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी मैथ्स इसमें हमने लगाई है। किसी और भी सवाल इससे रिलेटेड? मैथ्स समझ आ रही सबको? अस्सलाम सर। शाह साहब वालेकुम सलाम। आपको मैथ्स का सर समझ आ कैसे रहा हैं है? आप, खैरियत से? हाँ, मैं तो खैरियत से जी हूँ। जी, आप? असल में वो जी जी। मैं लॉग इन होता हूँ, बीच में सर कोई ना कोई कॉल आ जाती है। जी अच्छा जी, सर, आप मैं ये पूछना चाह रहा था ये। जी जी पूछे पूछे, आप पूछे। जी। ये 384 जो है सर, ये इसका यूनिट क्या है, ये क्या चीज़ है, इसकी समझ नहीं है सर। सैंपल साइज है। ये सैंपल इतने लोगों का होना चाहिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और इस पे आपको अच्छा, लोग लोग इससे मुराद होंगे 384 लोग। 384 लोग भी हो सकते हैं, साइज प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। मैं अगर बिस्किट पे चेक करना चाह रहा हूँ कि 95% श्योर होना चाहता हूँ, सुपर के बिस्किट चेक करना चाहता हूँ, तो कम से कम 384 का सैंपल मेरे पास होना चाहिए। सही सही, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। 68 का सैंपल होगा तो मतलब मैं आई कैन बी 90% श्योर। मुझे किसी ने कहा कि भाई आपको सुपर का बिस्किट लोगों, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। उसने कहा भाई किन से पूछा? मैंने कहा मैंने 68 लोगों से पूछा था। उन्होंने कहा सही है, ठीक है 68 की रिसर्च आई है, लेकिन ये साइज बहुत छोटा है। ये सिर्फ 90% पे तो एक्यूरेसी आ सकती है, इससे ऊपर एक्यूरेसी नहीं है इसकी। क्लियर अबाउट इट? अच्छा सर, एक और चीज़ है इसमें, मेरा सवाल ये, जैसे ये 10 का सैंपल है मिसाल के तौर पे, अब मैं 80% श्योर होना चाहता हूँ, ये बड़ा फिगर होता है 80%, या मैं 90% श्योर होना चाहता हूँ। 80% बड़ा मैं फिगर कहता नहीं हूँ है कि रिसर्च जी। में। देखो शाह मैं आपको चीज़ बताऊं, रिसर्च में जो फिगर्स होते हैं बड़े ना, 99 होता है, 98 होता है, 95 इज नॉट अ बिग फिगर। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। 99 का जो होता है वो इट्स अ गुड क्लास इंटरवल, 98 इज अ वेरी गुड जी क्लास, सर। 95 इज मॉडरेट, 90 इज नॉट गुड।
80 को तो हम गुड मानते ही नहीं है। वो 80% मार्क्स नहीं जो आपको मिलते हैं एग्जाम में। रिसर्च के अंदर जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं, CI भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है वो ठीक 99 है इज अ सर। गुड इंटरवल, 98 इज अगेन अ गुड, 95 इज ठीक है। ठीक है, तो 80 आपको नजर आ रहा है। 80 के लिए आपको सैम्पल साइज अगर 10 भी हो जाएगा तो यू कैन बी श्योर इनफ, लेकिन 80 इज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड। लेकिन हमारे साथ ठीक चलो हो गया ठीक सर। है, आपके हिसाब से भी ठीक है। अभी आपका स्टेज है तो आप कहते हैं ठीक है, 80 इज अ गुड स्टैंडर्ड। ठीक हो गया सर। ठीक। किसी ने पूछना है कुछ और कौन जाग रहा है? सर आपकी क्लास में कोई सो सकता है? नहीं सोते हैं, शाहरुख का तो मुझे पता है वो सोता है, 100% सोता है। सवाल पूछो सर आप, हम शाहरुख ने जवाब। कहा है कि मेरा नेट का इशू है, सर को लाजमी बता देना। अच्छा अच्छा, सॉरी शाहरुख, आई एम वेरी सॉरी। आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो मेरी तरफ से अपॉलॉजी। अच्छा, ये ब्रेक आ रहे हैं हमारे पास सामने, तो हाउ मच ब्रेक शुड वी टेक? नमाज पढ़नी किसी ने? 20 मिनट्स ब्रेक करना है या ज़्यादा करना है? मेरे ख्याल 25 मिनट्स का ब्रेक कर लेते हैं। लोगों ने नमाज पढ़नी है किसी ने, या किसी ने ज्वाइन करना है, कोई काम करना है तो कर ले। वील ज्वाइन आफ्टर 25 मिनट्स, ठीक है? ओके सर।